साथियों नमस्कार। आज वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल वधावन जी और हमारे पत्रकार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगरूप सहरावत जी एक परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जगरूप जी बताइए, आज इस विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या युवाओं की भूमिका होनी चाहिए और क्या हमारा बीइंग आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या हमारा रोल होना चाहिए। देखिए, आपने बड़ा ज्वलनशील मुद्दा आज अपने पेज के माध्यम से जनता के सामने रखा है, अपने व्यूअर्स के सामने, अपने फैंस के सामने रखा है कि आज वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर युवाओं का क्या रोल होना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार से मैनिफेस्टो बनाती है पार्टियां, मैनिफेस्टो बनाकर लोगों के बीच में जाती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, लुभावने वादे करती हैं, चाहे वो वादे किसानों के लिए हो, चाहे वो वादे युवाओं के लिए हो, चाहे वो वादे महिलाओं के लिए हो। तो बड़े जिम्मेवारी के साथ एक युवा साथियों को अपने वो देश की राष्ट्र हित की बात करें, राष्ट्र निर्माण की बात करें और साथ साथ जवाबदेही, जो मैं कहूंगा जो मेरा मेन पॉइंट है कि जवाबदेही होनी चाहिए युवाओं के बीच में। जब भी कोई राजनेता जाए, अगर उसने कोई वादा किया हो तो उसकी जवाबदेही मांगनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है जी। कमल जी, आप बड़े राजनीतिक चिंतक रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं और आपने युवाओं पे काफ़ी डिबेटों में आपने भाग लिया है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, युवाओं की बात तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो करते आए हैं और कर भी रहे हैं मौजूदा तौर पर, लेकिन जो असलियत है वो इससे बड़ी परे है। क्योंकि हमेशा यूथ को लेके एक आइकॉन कहते हैं कि ये हमारा भविष्य है और इससे हम देखते हैं, मतलब बहुत चीजें बातें होती हैं, लेकिन असली जो वर्क है यूथ के लिए कोई भी पार्टी करती हुई यहाँ दिखाई नहीं दे रही। और अगर जिस प्रकार से यूथ को खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि यूथ जब तक आगे नहीं आएगा, जो बड़े राजनीतिक लोग हैं जो 5-5 बार एमएलए बन गए, वो पुरानी सोच के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हमने देखे राजनीति में, और विशेष अगर हरियाणा की राजनीति की बात कर ले तो वहां भी ऐसे काफी बुजुर्ग नेता, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन अब नया युग है, नई डिमांड्स हैं। यूथ क्या चाहता है, उसकी डिमांड को पूरा कौन करेगा, यही बड़ा सवाल है। कि आज कोई ऐसा नेता हमें दिखाई नहीं दे रहा, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, कि हरियाणा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो यूथ को लेके आगे चलता हो। ऐसी किसी तरह की मतलब हमें कुछ चीज देखने को नहीं मिली। यूथ को खुद जागरूक होना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। राजनीतिक एक बड़ा शॉर्ट रास्ता भी है आगे बढ़ने का यूथ के लिए। और मैं ये चाहता हूं कि अगर तरीके से गांव से राजनीति शुरू कर सकता है, कॉलेज से राजनीति शुरू कर सकता है, और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से राजनीति शुरू की जाती। एक दौर था जब कांग्रेस के अंदर मैंने देखा कि यूथ के इलेक्शन होते थे, अब भी प्रक्रिया तो करते होंगे वो, लेकिन जिस तरीके से पहले वो चयन प्रक्रिया उनकी थी, तो वहां से भी बहुत से नेता पैदा हुए हैं। बहुत से एग्जाम्पल भी हमारे पास हैं। कॉलेजों में इलेक्शन होते थे, वो बंद है हरियाणा में। कॉलेजों से जब इलेक्शन होते थे, वहां जो प्रेसिडेंट बनते थे, वहां से भी बहुत से नेता निकलते थे। अब जो पनीरी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन वो पनीरी जहां बनती है वो वर्कशॉप हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ा घाटा युवाओं के लिए यही है कि उन्हें कोई बहुत सी आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि आज जिस प्रकार से अभी पंचों के, सरपंचों के, ब्लॉक समितियों के, जिला परिषदों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें काफी भारी संख्या में यूथ जो था उसमें भागीदारी दर्ज करवाकर आगे बढ़ा है। तो ये चीजें अच्छी शुरुआत भी मुझे लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए सभी पार्टियों को, जैसे एक ये कहा जा सकता है कि आवंटन होती है टिकटें जैसे, तो वहां भी कुछ रेशो ऐसी रहे कि युवाओं के लिए भी कोटा एक निर्धारित हो। हम सभी पार्टियां एक सोच लेके चले तो मुझे लगता है कि एक जो नया यूथ है आगे आएगा, नई सोच के साथ विकास होगा, नए एक आयाम स्थापित हरियाणा में हो सकता है। मुंशी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आपने खड़ा कर दिया अपनी बात के अंदर ही। आप कह रहे हैं कि यूथ को राजनीति में आगे आना चाहिए, जैसे आप कह रहे थे कॉलेज से। अब राजनीति में जो लोग स्तंभ हैं, जो पुराने विधायक हैं 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, वो यूथ किसको लेके आ रहे हैं? वो अपने बेटों को लेके आ रहे हैं। ये तो गलत है ना। देखिए, मैं हरियाणा की बातचीत कर लूं, बंसीलाल सुरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल से ओम प्रकाश चौटाला, फिर आगे ये पार्टी आगे, ठीक है जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा,
चाहे महाराष्ट्र की बात उठा लीजिए, चाहे दिल्ली की बात, किसी भी प्रदेश की आप बात उठाओगे, सुखबीर सिंह बादल हैं, तो ये अपने ही परिवार से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो होता है, अपने बेटे को प्रोजेक्ट करता है, आखिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। मैं राठी जी को भी शामिल करूंगा इस विषय में। परिवारवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन एक और बड़ी चीज है, बहुत बड़ी जो समस्या है कि गरीब का बच्चा विधानसभा तक पहुंचे कैसे। जब किसान आंदोलन चल रहा था, एक बहुत बड़ा एक चीज वायरल हुई थी कि खेत के चिक्कड़ के पैरों से विधानसभा में जब हमारे युवा साथी पहुंचेंगे तब इस देश की दिशा और दिशा ठीक हो सकती है। राठी साहब, आप भी अपने विचार रखिए कि ये क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या गरीबी आदमी को विधानसभा तक पहुंचा सकती है? देखिए जगरूप जी, कमल जी भी बैठे हैं, आज हम एक ओपन डिबेट के अंदर बैठे हैं। मैं आपकी काफ़ी बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं कि नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बने। अगर नेता का बेटा योग्य है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, तो उसको जरूर पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए और उसको अपनी ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहिए, और उसके अपने परिवार का जो एक्सपीरियंस है प्रदेश के और देश के विकास में, उसी विकास की भावनाओं से उसको भी अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तक युवाओं की राजनीतिक पार्टियों की बात है, मैं पिछले 15-20 साल को आपको अगर एनालिसिस करके बताऊं, जो मैंने नज़दीक से देखा है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की राजनीति के अंदर मैंने देखा है, जब भी जिस पार्टी की सत्ता नहीं होती तो वो पार्टी का एक छात्र विंग होता है, कांग्रेस का भी एक छात्र विंग है, बीजेपी का भी एक छात्र विंग है, और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का भी एक छात्र विंग है। जब जब वो लोग सत्ता में नहीं होते तो युवाओं को उनका काम गुमराह करना, उनका काम यूटिलाइज करना, युवाओं का शोषण करना और उनको वोट बैंक के रूप में ही उनको समझना, ये सारी पार्टियां ऐसे लुभावने वादे करती हैं। और सत्ता आने पर जो सबसे लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी है, खासकर छात्रों के लिए, छात्र संघ के चुनाव, आज सत्ताधारी पार्टियां, इससे पिछली सत्ताधारी पार्टियां आज मुख्य दर्शक बनी बैठी हैं। कोई भी पार्टी आज छात्र संघ चुनाव की मांग क्यों नहीं कर रही? युवाओं को इसका कितना बड़ा नुकसान है। आप 20 साल पहले के परिदृश्य में जाके देखेंगे, बहुत सारे छात्र नेता जो हमारे इन्हीं कॉलेजेस से, इन्हीं यूनिवर्सिटी से निकले और राजनीति के ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक वो लोग पहुंचे, क्योंकि जब पढ़ा लिखा युवा राजनीति के अंदर आएगा तो वो अच्छी प्लानिंग बनाएगा, अच्छी पॉलिसी बनाएगा। एक बात और मैं कमल जी इसके अंदर कहना चाहता हूं, जब तक युवाओं के लिए ये राजनीतिक पार्टियां एक रोड मैप नहीं बना के चलेंगी, अब भाई युवाओं के लिए ऐसी शिक्षा होगी, ऐसा स्किल होगा, ऐसे रोजगार होंगे, फला कोर्स का एडमिशन तब निकलेगा, जॉब के फॉर्म तब निकलेंगे, एक पार्टिकुलर डेट पे एग्जाम तब होएगा, रिजल्ट की पार्टिकुलर कोई डेट नहीं होगी, और भर्ती का कैलेंडर है जो उसका एक टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा, तब तक युवा ऐसे ही गुमराह होता रहेगा। इन राजनीतिक पार्टी ऐसे ही युवाओं का शोषण करती रहेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी हमारे प्रदेश और देश के युवा हैं, उन्होंने अपने दूसरे युवा साथियों को जागरूक करना चाहिए, और जो राजनीतिक पार्टी युवाओं के शोषण की बात करती है, उन राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने का काम करना चाहिए। देखिए राठी, जैसे आपने बोला कि परिवारवाद, अगर एक नेता का बेटा बड़ा काबिल है तो उसको आगे आना चाहिए, कोई रोकता नहीं है उन चीज़ों को, हम भी उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लो हुड्डा परिवार से शुरू करते हैं। हुड्डा परिवार में क्या था कि अभी जिस प्रकार से एक राज्यसभा की सीट पीछे खाली होती है राज्यसभा में, चलो जी दीपेंद्र को फिट कर दो जी, ठीक है, ये चीजें गलत हैं। उसके बाद मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करना चाहता हूँ। वो उन्होंने केंद्र में मंत्री थे, ठीक है, मंत्री पद से रिजाइन करके अपने बेटे को टिकट दिलाई और उसके बाद वो जीत गए। उसके बाद उनकी लाइफ को सेट करने के लिए तमाम तरह के एफर्ट्स कर दिए, ठीक है, एक बाप की नज़र से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पॉलिटिकल विचारधारा की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात होती है। इसके अलावा अभी कुलदीप की बात कर लेते हैं, बिश्नोई की, अपने बेटे को उसने करने के लिए सारी चीज़ें मैनेज की, ठीक है ना। बहुत से राजनीतिक उदाहरण ऐसे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया से हमें एक ऐतराज है, हालांकि ये अपने उनके निजी विचार हैं, पार्टियों की अपनी राय है, ठीक है ना जी, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन इस तरह की जो राजनीति हो रही है वो परिवारवाद की संज्ञा हम दे रहे हैं, तो वो चीजें गलत हैं। हालांकि सामान्य दृष्टिकोण से अगर काबिल, मैं ये जानता हूँ जो सिनेरियो आज का बना हुआ है, युवा चेहरे हमारे यहाँ कौन है जो अच्छी पॉलिटिशियन कर रहे हैं? जो दुष्यंत है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, यूथ में है। इसके अलावा दीपेंद्र है, वो अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है मौला अपने तरीके से। अगर तीसरा अगर बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह हैं जो एमपी हैं, वो अपने आगे राजनीतिक जो है सिनेरियो बना रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से इनेलो की अगर बात कर ली जाए
तो ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल फिक्स हुआ है, जैसे अपना करण चौटाला करण चौटाला अभी वो चेयरमैन बने हैं, ये एक एग्जाम्पल है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यूथ है ना, अगर इनको वो इलेक्शन लड़ा, ठीक है, करण चौटाला इलेक्शन लड़के वो उसने फाइट की, वो जीत गया, ठीक है। एक इतना बड़ा घराना हो, पॉलिटिकल घराना हो, जिसने बहुत से नेता पैदा किए हों, तो वो देखिए छोटे इलेक्शन से अपनी राजनीति शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़े एग्जाम्पल है। मैं चाहता हूं कि परिवारवाद की जो संज्ञा हम लोग दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए बैकडोर एंट्री आप कह सकते हो, ये चीजें का हमारा भी विरोध है। छात्र संघ के चुनाव की आपने चर्चा किया, आपने ध्यान होगा कि दिग्विजय ने जगह जगह आंदोलन किए जब वो विपक्ष में थे, सरकार में नहीं थे, उनकी नई पार्टी थी, बहुत सारे युवाओं पे बहुत सारे केस दर्ज हुए उसके चक्कर में, अंदर घुसे, अब वो सरकार के अंदर हैं। कभी बात की है पिछले 3 साल में? बिल्कुल नहीं। छात्र चुनाव की बात की है क्या? वो नहीं कहते थे हम मनोहर लाल जी से बात करेंगे, हम फलाने से बात करेंगे। जगरूप जी आप सही कर रहे हो, जब नेता विपक्ष में होता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी विधानसभा चल रही थी, आपने देखा होगा नेता लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जो विपक्ष में है, लेकिन जब वही लोग सत्ता में आ जाते हैं तो उनको वही मुद्दे खटकने लग जाते हैं। बिल्कुल ये बातें हैं, लेकिन मैं एक रास्ता भी बताना चाहूंगा। ये नहीं कि हम बातों करके मान लो उसका निष्कर्ष ना निकले। मैं चाहता हूं कि यूथ के लिए बहुत से रास्ते हैं। वो ये राजनीतिक पार्टियां अगर सहयोग नहीं करती तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूथ को, एक गांव का यूथ है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उसको क्या करना चाहिए, गांव से एक कोई संगठन बनाना चाहिए, एक मान लो सामाजिक संगठन कोई बनाना चाहिए, वहां से सोशल वर्क करके वो अपनी राजनीति आगे कर सकता है, लोगों की जन समस्याएं उठा सकते हैं। वो लोग एक यूनिटी इकट्ठी करके, युवाओं को इकट्ठा करके एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, वहां से भी राजनीति की शुरुआत हो सकती है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन के। अपने गाँव से शुरुआत करो, ठीक है। तो यही एक सुझाव भी है हमारा कि आप अपने गाँव से शुरू करो ना, अपने शहर से शुरू करो, वेलफेयर के काम करके अपनी डिमांड्स हैं उसके बारे में आपको राइट्स अपने पता होने चाहिए। बिल्कुल, तो ठीक है ना, तो वो चीजें आगे बढ़ना चाहिए। कमल जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं। एक ऐसी पार्टी आई आंदोलन से, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, आम आदमी पार्टी बनी। अरविंद केजरीवाल ने गजब का काम किया। क्या काम किया वो कि एक रिक्शा चलाने वाले को भी टिकट दी। पंजाब के अंदर उदाहरण है, एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले को टिकट दी, जिसने मुख्यमंत्री को हराया। ठीक है जी। यानी आम आदमी को अगर टिकट मिल जाए, पार्टी की सपोर्ट मिल जाए, तो आम आदमी भी अच्छी पोस्ट पर जा सकता है, मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है। लेकिन ये शुरुआत कौन करे? पार्टियां शुरुआत करें। कम से कम केजरीवाल ने एक अच्छी शुरुआत की है राजनीति के अंदर सुधार लाने की। भाई आम आदमी भी कोई अच्छा गट्स है उसके अंदर। जैसे आप कह रहे हो कि गांव लेवल पे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसको टिकट दी जाए ना, लेकिन वो पार्टियां शुरुआत करें ना। बिल्कुल, तो उसके लिए काबिल होना चाहिए ना। बिल्कुल, सवाल ये भी है ना, जैसे इन्होंने कहा कि सक्षम होना चाहिए। ठीक है, राजनीति के साफ सुथरी राजनीति कोई युवा करता है तो अच्छी बात है, उसको राइट्स पता हो, वो काम कैसे होने हैं, गांव के काम कैसे होने हैं, वो कैसे काम करवा सकता है। नेता का कॉलर पकड़ के काम करवाने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, तो बात तो ये तो है। कमल जी ने सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे युवा साथी काफी दिनों से कॉल कर रहे थे कि ऐसे एक छात्र संगठन को एस्टैब्लिश किया जाए, ऐसा एक छात्र संगठन संपूर्ण भारत के अंदर बनाया जाए जो किसी भी पार्टी के पिछलग्गू ना हो, जिसके ऊपर किसी पार्टी का टैग ना हो, जो पूरी तरह गैर राजनीतिक हो। तो हमने एक ऐसे छात्र संगठन को एस्टैब्लिश किया है जो पूरी तरह गैर राजनीतिक है, वो किसी भी पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं है, और उसमें सभी तरह के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी कम्युनिटी के लोग हैं, सभी मेल फीमेल टाइप के लोग हैं, और सभी प्रदेशों के लोग हैं। उस छात्र संगठन का नाम हमने ऑल इंडिपेंडेंट सोशल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा। मैं इसकी दूसरी भाषा में भी अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो एक संपूर्ण भारतीय गैर राजनीतिक छात्र संगठन। इस छात्र संगठन का सिर्फ एक ही काम होगा कि युवाओं के जो राइट हैं, युवाओं के जो अधिकार हैं, युवाओं की जो डिमांड है, उनकी राइट, अपने राइट के लिए वो कैसे फाइट करें, और कहाँ कहाँ जाके वो अपने, जहाँ एजिटेशन उसको करना हो, प्रदर्शन उसको करना हो, कहीं अपनी डिमांड उसको रखनी हो, वो युवा आज कैसी शिक्षा चाहता है, सरकार को उसके लिए रोजगार के लिए कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। तो ऐसे एक छात्र संगठन का हमने निर्माण किया है। वही चाहता था कि जो AISSO के नाम से जो आपने संगठन तैयार किया है, तो हमारे युवा जो है हरियाणा के या पूरे हमारे पूरे भारत के युवा अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को पता चले। सर, जो युवा आज छात्र हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं, चाहे किसी कॉलेज के वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं,
अगर किसी भी युवा को कोई भी समस्या है तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है 9215050000 पे वो किसी भी प्रकार की करियर काउंसलिंग हमसे ले सकता है। किस कोर्स के बाद उसका भविष्य किस कोर्स की साइड जाना चाहिए वो हमारे से वो जान सकता है, और उसको किस टाइप के प्रदेश में वो शिक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस युवा के क्या अधिकार हैं। उसको कोई भी समस्या है तो हमारे जितने भी करियर काउंसलर हमारे हेड ऑफिस के अंदर चंडीगढ़ बैठते हैं वो 24/7 कभी भी हमारे से किसी भी टॉपिक पर बातचीत कर सकता है। राजनीतिक पार्टियां सरकारें आनी जानी चीज़ है, युवाओं को आज जागरूक होने की ज़रूरत है, अपने अधिकारों को पहचानने की ज़रूरत है और अपने पराये की पहचान करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे जगरूप जी भी ISO से जुड़ के आज ISO के राष्ट्रीय महासचिव के नाते मैं चाहता हूं जगरूप जी भी अपने कुछ विचार रखें। नहीं, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये कही, समझने वाली बात है साथियों की, कि जितने भी राजनीतिक संगठन हैं वो अपना एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लेकिन वहाँ केवल वो राजनीति और अपने संगठन और विचारधारा की बात करते हैं, यानी एक युवा को केवल एक विचारधारा के ऊपर लेके जाया जाएगा। लेकिन आपका ओपन मंच है, अच्छे विचार आएंगे, लेकिन आपने एक प्लस पॉइंट और अभी बताया भी, कोई छात्र अगर एजुकेशन से संबंधित कोई डिबेट करना चाहता है, एजुकेशन से संबंधित कोई मार्गदर्शन चाहता है, एडमिशन से संबंधित या किसी भी विषय के ऊपर बातचीत करना चाहता है, ये उसके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप अपने एजुकेशन के और अपने कैरियर के और अपने भविष्य की बात आप एक ही प्लेटफॉर्म पर करोगे और आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो राजनीतिक पार्टियां युवाओं से झंडे और डंडे उठवाने का काम करती है और सत्ता में आने के बाद उनको भूल जाने का काम करती है। एक और खास बात है कमल जी, छात्र संगठन में वो जो छात्र इस संगठन से जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये पूरी तरह गैर राजनीतिक है, उसका परिवार उसके रिश्तेदार किसी भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हो सदस्य हो, हमारे छात्र संगठन को उससे कोई भी मतलब नहीं है। इस बात से हमारा काम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के राइट के लिए फाइट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो बच्चों के सामने समस्या आती है, मान लो किसी कॉलेज के अंदर हमारी बॉडी है ना, या एक कहीं मैनेजमेंट से समस्या है, हॉस्टल से समस्या है, कोई फीस को लेकर समस्या है, जैसे अभी MBBS वालों का बॉन्ड को लेकर एक समस्या थी है ना, ऐसे लोगों की हेल्प भी ये संगठन करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। और ऐसे जो छात्र है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर है, उसका समाज, उसकी सोसाइटी, उसका गांव, उसका मोहल्ला पूरी तरह ये डिक्लेयर करता है कि भाई इसके घर में 1 रुपए की भी इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है और ये छात्र पढ़ना चाहता है, एक्चुअल में ये एजुकेशन में एडवांस है, इसकी परसेंटाइल अच्छी है, उसका भी हम पूरी तरह आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, काउंसलिंग के रूप से भी, हर प्रकार में हमारा छात्र संगठन उसका पूरी तरह सहयोग करेगा। चलिए, बड़ा अच्छा रहा आज। बिल्कुल, और बहुत बहुत यही मैं चाहूंगा कि जैसे आज डिस्कशन हुआ यूथ को लेके, क्योंकि सवाल बहुत से लोगों के हैं, क्योंकि यूथ को लेके आगे कैसे बढ़ा जा सके, यूथ अपनी जो राइट्स हैं वो राइट्स कैसे ले सके और राजनीति में उनका फ्यूचर कैसा है, इसी टॉपिक पर हम लगातार अगले कुछ दिनों में भी लाइव आएंगे और बहुत सी जानकारियां आपको साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग भी AISSO के साथ जुड़ सकते हो और इस जो पोस्ट आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे कमेंट कर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। बिल्कुल, और गांव देहात के साथी जो हैं वो अपना बुगियों पर बैठकर टाइम खराब ना करें। जैसे पहले हम बड़े बूढ़ों के साथ बैठते थे, बुजुर्गों के साथ नहरों में, दरवाजों में बैठकों बैठते थे, उनके साथ बैठे भाईचारा बनाए और युवा कैसे आगे बढ़े, युवा कैसे संगठित हो, उस पर चर्चा करें और 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चले, जात पात से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे के लिए, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। युवा शक्ति जिंदाबाद।